हेलो स्टूडेंट, मैं हूं प्रतिशा शर्मा, आपकी सोशल साइंस एजुकेटर फ्रॉम ई सरन। हम कर रहे हैं क्लास 10 के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि हर चैप्टर से आप लोगों के आते हैं। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है बट स्कोरिंग काफ़ी ज़्यादा है, तो हम इस पे चलते हैं। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने के पहले हम देख लेते हैं कि एक हमारे कोर्स चल रहा है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इसको देख सकते हैं एंड ज्वाइन कर सकते हैं। अब इस चैप्टर के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप के अंदर नेशनलिज्म आया था, मतलब हमारे को देश भक्ति की भावना आई थी। अब नेशनलिज्म कब आता है? जब भी उस देश के साथ कुछ गलत हो रहा होगा। अगर आप लोगों को सप्रेस किया जाएगा तभी तो आप लोगों में आएगा कि नहीं, हमें तो इनके अगेंस्ट खड़ा होना है जो हमें सप्रेस कर रहे हैं। तो यूरोप के अंदर नेशनलिज्म की भावना स्टार्ट हुई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन को देखकर। फ्रांस के अंदर जो रेवोल्यूशन हुआ था वो वर्ल्ड वाइड काफी पॉपुलर हुआ था, क्योंकि उस देश के लोगों ने झगड़ कर स्ट्रगल करके अपने आप को आजाद किया था, कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आए थे। तो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू के साथ। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिसमें से आपको एक आंसर सिलेक्ट करना होगा जो कि मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा। अब हम देख लेते हैं कौन सी कंट्री ऐसी थी जिसको फुल फ्लैज टेरिटोरियल स्टेट इन यूरोप इन द ईयर ऑफ 1789, मतलब जिसको अपना पूरा एक टेरिटरी मिल चुकी थी यूरोप के अंदर। तो हमने देखा है कि यूरोप किसके नेशनलिज्म से इंस्पायर होता, किसके रेवोल्यूशन से इंस्पायर हुआ था? फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो 1789 में हमारा हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो इसका आंसर आएगा फ्रांस। ऐसी जगह थी जिसको यूरोप के अंदर अपनी पूरी टेरिटरी मिल चुकी थी। आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which region is ruled by the Habsburg Empire? जो हैब्सबर्ग की एम्पायर होती थी उसने किस रीजन को अपने अंडर ले रखा था? तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, जिसके अंदर आपको पता है ऑस्ट्रिया हंगरी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। Which of the following revolution is called the first expression of nationalism? किस जगह पर सबसे पहले नेशनलिज्म की भावना आई थी और उस भावना के साथ उन्होंने रेवोल्यूशन किया था? ये मैं आपको स्टार्टिंग से बताती आ रही हूँ कि फ्रांस ऐसी जगह थी जिसके रेवोल्यूशन से पूरा वर्ल्ड इंस्पायर हुआ था। तो आंसर है इसका फ्रेंच रेवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट फैक्टर, आपको फैक्टर्स बताने हैं विच लीड टू द नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप के अंदर जब नेशनलिज्म हुआ था तो कौन से ऐसे फैक्टर थे कि लोग परेशान हुए थे और उसके बाद उनको वो नेशनलिज्म की भावना आई थी? तो पढ़ लेते हैं इसके। द स्प्रेड ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। लिबरलिज्म मीन्स क्या होता है बच्चों? आज़ादी, फ्रीडम, छूट। ठीक है, कि उनको वो इतने परेशान हो चुके थे कि उनको फ्रीडम चाहिए थी। फ्रीडम ऑफ स्पीच ले लो, फ्रीडम ऑफ पॉलिटिकल एक्सप्रेशन बोल लो, या आप किसी भी चीज़ की आज़ादी बोल लो, वो उनको वहाँ चाहिए थी। ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। यूरोप के अंदर इकोनॉमिक हार्डशिप तो थी, मतलब मनी रिलेटेड इशू तो था बट वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए था, तो वो इतना बड़ा फैक्टर नहीं था। राइज ऑफ कमर्शियल क्लास। कमर्शियल क्लास कैसे आई थी? कमर्शियल क्लास क्या होती है? जो हमने पढ़ा है इस चैप्टर के अंदर, जो वर्किंग क्लास थी, जो वर्किंग लोग थे, ठीक है, वही बने थे आगे जाके जब इंडस्ट्रीज आ गई थी कमर्शियल क्लास। तो कमर्शियल क्लास वाले थे पर उनका इतना कोई इशू नहीं था कि भाई बाकी लोगों के बीच में वो अलगाव की भावना आ रही हो। फोर्थ पॉइंट है, ये दो पॉइंट हमारे कट हो चुके हैं। इट एस्टैब्लिश ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी। स्टेट एंड सोसाइटी के लिए एक ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप की थी। ये सोल्यूशन है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा आंसर होगा द स्प्रेड ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। लिबरलिज्म चाहिए था, इसीलिए वहां पर नेशनलिज्म हुआ था, नेशनलिज्म की भावना आई थी और इसीलिए फिर रेवोल्यूशन में कन्वर्ट हुआ था। तो आंसर विल बी ए। आगे चलते हैं हम। असर्शन रीजन है। जनवरी 1871 की अगर हम बात करें, जो पर्शियन किंग थे विलियम फर्स्ट, आपको पता है प्रोशिया के अंदर केजार लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी के अंदर, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। केजार का मीन्स होता है किंग ही होता है, इनका नाम नहीं है, ठीक है। तो जो प्रोशिया के किंग थे विलियम फर्स्ट वॉज प्रोक्लेम जर्मन एम्पायर इन द सेरेमनी हेल्ड एट वर्सलीज। वर्सलीज जगह का नाम है जो यूरोप में है। वहां पे एक मीटिंग हुई थी जिसके अंदर जो केजार विलियम फर्स्ट थे उन्होंने जर्मनी को अपने अंडर ले लिया था, पर्शिया के अंडर ले लिया था, ठीक है। और ये इनको जो केजार विलियम फर्स्ट या किंग विलियम फर्स्ट ने, इनको वहां का एम्परर घोषित कर दिया गया था। तो मतलब असर्शन तो करेक्ट है। रीजन पे चलते हैं। द नेशन बिल्डिंग। नेशन बिल्डिंग मतलब जो नेशन स्टेट बनते हैं, है ना, पहले मोनार्की के अंदर रहते हैं, देन मॉडर्न स्टेट में बनते हैं और फिर फाइनली नेशन स्टेट बन जाते हैं, ठीक है। तो जो नेशन बिल्डिंग प्रोसेस है जर्मनी का, हैड डेमोन्स्ट्रेटेड द डोमिनेंस ऑफ पर्शियन स्टेट पावर।
अब इन्होंने इस रीजन में बोला है कि जब जर्मनी नेशन स्टेट बना तो क्या उसके अंदर पर्शिया के स्टेट की डोमिनेंस थी। तो हमने देखा कि पर्शिया के किंग वहाँ के एम्परर बन गए थे। नॉर्मल सी बात है कि ये रहेंगे ही इन पर्शिया के डोमिनेंस के अंदर। पर्शिया के रीति रिवाज, पर्शिया की करेंसी, पर्शिया का फ्लैग, ये सभी ही वहाँ पे ज़्यादा चलेगा। तो रीज़न भी करेक्ट है। तो हम बोल सकते हैं कि भाई ये तो बने वर्सलिस के अंदर हुए, बट जो इसका रीज़न है कि नेशनल बिल्डिंग प्रोसेस था वो उसके अंदर डोमिनेंस दिखाई जा रही थी पर्शियन स्टेट की। तो मतलब दोनों करेक्ट है, बट ये इसका रीज़न नहीं हो सकता। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? तो इसका आंसर है कि भाई ए भी करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, एंड आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि अपने आप में करेक्ट तो है बट इस वजह से नहीं हुआ था कि पर्शिया ने जर्मनी को अपने अंदर ले लिया। उसके रीजन कुछ और था, इसका रीजन वॉर था। ठीक है, तो ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। वेरी शॉर्ट टाइप आएगा। हमें वो पेंटिंग का नेम बताना है जो कि फ्रेडरिक सोरियो ने तैयार की थी 1848 के अंदर। अब देखिए, जो फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग थी ना वो यूटोपियन थी, मतलब वो एक काल्पनिक चीज थी। ऐसा नहीं था कि कुछ प्रैक्टिकल जिसको क्या था। हाँ, ये था कि वो जैसा आगे नेशन स्टेट देखते थे ना वो उन्होंने उस पेंटिंग में बनाया था। तो आगे देख लेते हैं हम। 1848 में फ्रेडरिक सोरियो जो थे इन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी जिसका नाम था द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, मतलब जिसके अंदर उन्होंने दिखाया था कि सारे देश, कंट्रीज आज़ाद हैं, सबके पास अपना अपना रिपब्लिक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन है। एंड द पैक्ट बिटवीन द नेशन, पैक्ट क्या होता है? एक संधि, कि सारे देश मिल बांट के अच्छे से रह रहे हैं अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। ये उन्होंने पेंटिंग बनाई थी जिसके अंदर उन्होंने, आपने देखा भी होगा कि वहाँ पे उन्होंने जो अलग अलग देश के लोग थे वो चल रहे हैं, मार्च कर रहे हैं, अपने अपने देशों का झंडा लेके चल रहे हैं। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, ऊपर से उनको सेंट वगैरह आशीर्वाद दे रहे हैं कि भाई तुम ऐसे ही फ्रेटर्निटी ब्रदरहुड के साथ आगे बढ़ते जाओ। और वो राजा महाराजाओं की जो राज है उनको पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं नेशन स्टेट की तरफ। ये वो उसमें पेंटिंग में उन्होंने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या एम था फ्रेंच रेवोल्यूशन का? तो जो मेन एम था फ्रेंच रेवोल्यूशन का वो था कि लोगों को वो लिबरेट, आज़ाद कराना चाहते थे फ्रांस के लोगों को, और जो वहाँ के लोग थे, पीपल ऑफ यूरोप, फ्रॉम डेस्पोटिज्म। डेस्पोटिज्म क्या होता है? जो राजा महाराजाओं के मनमानियों वाला रूल होता है ना, उससे आज़ादी दिलाना चाहते थे यूरोप के लोगों को। एंड नेशन स्टेट बिल्ड करवाना चाहते थे जिसके अंदर लोगों का राज हो, लोगों का रूल हो, मतलब लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन सकें और फिर वही उनको रूल करें। तो नेशन स्टेट में वो होता है जहाँ पे हमें कॉन्स्टिट्यूशन मिलता है, रिपब्लिक मिलता है, लोगों को आज़ादी मिलती है, उनके राइट्स मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। फ्रांस को कब डिक्लेयर किया गया था रिपब्लिक? तो 21 सितंबर 1792 को, उसके पहले मोनार्की का एंड हुआ था और फ्रांस को एक रिपब्लिक जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन था वो डिक्लेयर कर दिया गया था। द न्यूली इलेक्टेड असेंबली, एक असेंबली को इलेक्ट किया गया था जिसने मोनार्की को अबॉलिश कर दिया था, खत्म कर दिया था और फ्रांस को रिपब्लिक घोषित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट वॉज फंक्शनिंग इन फ्रांस बिफोर द रेवोल्यूशन ऑफ 1789? फ्रांस में रेवोल्यूशन होने के पहले कौन से गवर्नमेंट, किस टाइप की गवर्नमेंट थी जो राज कर रही थी? तो वहां था मोनार्कियल टाइप। मोनार्कियल मतलब राजा की गवर्नमेंट। राजा की गवर्नमेंट नहीं होती, राजा की मनमानी होती है। तो मोनार्कियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट थी जो फंक्शन कर रही थी फ्रांस में रेवोल्यूशन के पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। एम क्या था ज़ोल्वरीन का, जो कि कस्टम यूनियन थी 1834 के अंदर जर्मनी में। अब ये ज़ोल्वरीन कस्टम यूनियन होती क्या, पहले हम वो देख लेते हैं। जैसे मान लो कि आप लोगों के स्कूल में बच्चों को मनमानियाँ करनी होती हैं, पर उनकी कुछ ऐसी अच्छी चीज़ें भी होती होंगी, तो उनको मनवाने के लिए ग्रुप्स होते हैं। जैसे स्कूल में प्रेसिडेंट होते हैं तो उनकी पार्टी होती है, तो वो क्या करते हैं, टीचर्स के पास जाते हैं कि देखो बच्चों की डिमांड है, आपको फ्री पीरियड देना पड़ेगा, आपको अच्छे टीचर्स लाने पड़ेंगे। तो इस तरीके के ग्रुप को हम बोलते हैं यूनियन। ये है कस्टम यूनियन। कस्टम मतलब जो ट्रेड होता है ना, ट्रेड से रिलेटेड जितने भी इश्यू होते हैं, टैक्स वगैरह के, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के, तो उनको डील करने के लिए यूनियन बनाई जाती थी ताकि ये गवर्नमेंट से काम करवा सके, मनवा सके गवर्नमेंट को कि लोगों की क्या ज़रूरतें हैं। तो इस तरीके की एक कस्टम यूनियन उभर के आई थी उस टाइम पे, जो बहुत फेमस हुई थी, जिसका नाम था ज़ोल्वरीन। तो इसका एम क्या था?
तो जो कस्टम यूनियन थी ज़ोल्वरीन 1834 में बनी थी जर्मनी में, उसका काम था टू स्ट्रेंथन नेशनलिज्म अमंग इट्स मेंबर स्टेट। तो जो वहाँ के लोग थे उनके बीच में नेशनलिज्म लाना। अब देखो, हमने ये बात करी थी कि सबके लिए नेशनलिज्म की डेफिनेशन अलग होती है ना। लेट्स सपोज कि मैं एक फार्मर हूँ, तो मेरे लिए नेशनलिज्म क्या होगा कि भाई मुझे टैक्स नहीं देना पड़े, ठीक है। जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो वर्किंग पॉपुलेशन है, उनके लिए क्या होगा नेशनलिज्म का मतलब कि भाई उनको अच्छी सैलरी मिले, जॉब्स मिले, लॉन्ग वर्किंग आवर्स ना हो, अच्छा एनवायरनमेंट मिले, ठीक है। तो इसी तरीके से ज़ोल्वरीन के मेंबर थे, ज़ोल्वरीन को सपोर्ट करते, जिनको ज़ोल्वरीन सपोर्ट करती थी, उसके मेंबर्स थे, उनके लिए नेशनलिज्म की भावना थी कि भाई उनको ट्रेड में लिबरलाइजेशन मिल जाए, ट्रेड करने की आज़ादी मिल जाए, ट्रेड बैरियर्स खत्म हो जाए। तो यही काम किया था ज़ोल्वरीन कस्टम यूनियन ने, स्ट्रेंथ किया था नेशनलिज्म को, जो भी उसके मेंबर स्टेट्स थे उनको लेकर या उनमें। आगे बढ़ते हैं हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। हाउ हैड नेपोलियनिक कोड, नेपोलियनिक कोड हमने पढ़ा था, कब आया था? जब नेपोलियन एम्परर बन के आया था। तो नेपोलियनिक कोड 1804 की हम यहाँ बात कर रहे हैं। एक्सपोर्टेड टू द रीजन अंडर द फ्रेंच कंट्रोल, ये वहाँ भी गया जहाँ पे फ्रेंच का कंट्रोल था। तो हमें इसको एग्जाम्पल के साथ समझाना है। नेपोलियनिक कोड, जिसको हम सिविल कोड ऑफ 1804 भी बोलते हैं, वो एक्सपोर्ट किया गया था टू द रीजन, कहाँ तक गया था ये, जो ऐसे रीजन जो कि फ्रेंच के कंट्रोल थे, किस वेज में गया था वो हम देख लेते हैं। अगर हम बात करें डच रिपब्लिक की, जहाँ पे डच लोग थे, स्विट्जरलैंड की, इटली की एंड जर्मनी, नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, वहाँ पे उसने क्या किया कि उसने जो लोगों को रूल करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, उसका उसने डिवीजन कर दिया कि कौन सा पार्ट कौन सा काम संभालेगा, ठीक है। फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश कर दिया। फ्यूडल सिस्टम क्या था कि इसमें टैक्स देने पड़ते थे, ठीक है। फ्रीड पीजेंट्स को, जो मेजर पॉपुलेशन पीजेंट्स की हुआ करती थी वहाँ पे अप्रॉक्स 90%, उनको फ्री कर दिया गया बॉन्डेड लेबर से, जो उनसे बेगार करवाया जाता था, ज़बरदस्ती काम करवाते थे बिना वेजिस के। एंड मेनोरियल ड्यूज को, जो पीजेंट्स के ऊपर बकाया थे ना टैक्स, उन सबको भी उसने ख़त्म कर दिया था। अगर हम बात करें टाउन्स की, सिटीज़ की, गिल्ड रेस्ट्रिक्शन, जो ट्रेड पे रेस्ट्रिक्शन लगाए जाते थे, टैक्स लगाए जाते थे, बैरियर लगाए जाते थे कि भाई कुछ लोग ही हैं वो ही ट्रेड कर सकते हैं, वही मार्केट में अपना सामान बेच सकते हैं, बाकी नहीं करेंगे। तो जो गिल्ड रेस्ट्रिक्शन थे उनको भी हटा दिया था नेपोलियन ने, गिल्ड रेस्ट्रिक्शन को हटा दिया था। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर दिया था। अब देखो, मैन्युफैक्चर हो रहा है, सामान बन रहा है, लेकिन ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो पैसा कैसे आएगा, ठीक है, इकोनॉमी कैसे स्ट्रांग होगी। कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, सामान का लेन देन, चीज़ों का लेन देन, उसको स्ट्रांग कर दिया था ताकि इकोनॉमी भी अच्छी हो वहाँ की, और इससे फ़ायदा भी हुआ था, पता है बहुत। वहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशन बहुत स्ट्रांग हो गई थी फ्रांस के अंदर आफ्टर नेपोलियन केम। आगे नेपोलियन कोड ने यूनिफॉर्म लॉज, मतलब सब लोगों के लिए समान लॉज रहेंगे, सब लोग लॉ के आगे इक्वल रहेंगे, इंट्रोड्यूस किया था। वेट एंड मेजर को स्टैंडर्डाइज कर दिया था, मतलब जैसे 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है, 10 रुपए में इतनी चीज़ आएगी। ये चीज़ जो थी ना, वेट एंड मेजर्स को वो स्टैंडर्डाइज कर दिया था कि सब जगह यही फॉलो किए जाएंगे। पहले अलग अलग जगहों पे अलग अलग माप और मेजर्स हुआ करते थे, ठीक है। हाँ, तो वेट एंड मेजर्स को स्टैंडर्डाइज कर दिया था। कॉमन एक ही करेंसी कर दी थी। क्या होता था, करेंसी अलग अलग होती थी, तो कहीं जा रहे हो तो वहाँ आपको महंगा पड़ रहा है, कहीं जा रहे हो तो आपको सस्ता पड़ रहा है। तो उसने कहा अब एक ही करेंसी रहेगी, आपको करेंसी चेंज कराने में टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा, एक करेंसी रहेगी, उसी से लो, उसी से बेचो। दीज वर हेल्पफुल, ये हेल्पफुल रहा था पीजेंट्स के लिए, आर्टिशंस के लिए, वर्कर के लिए, बिजनेसमैन के लिए, स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स के लिए, मतलब सबके लिए ही फायदेमंद रही थी ये चीज़ें। दे इंजॉयड अ न्यू फाउंड फ्रीडम, और उनको फाइनली लोगों को वहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों से फ्रीडम मिल गई थी। दीज लॉज फैसिलिटेट द मूवमेंट एंड द एक्सचेंज ऑफ गुड एंड कैपिटल, और इसकी वजह से ही ट्रेड और सामान का लेन देन काफ़ी ज़्यादा ईजी हो गया था लोगों के लिए। आगे बढ़ते हैं हम। हाउ डिड रोमांटिसिज्म सीक टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी, एक्सप्लेन। अब देखो, हम बात कर रहे हैं रोमांटिसिज्म की। ये क्या होता है, कई लोग लड़ झगड़ कर नहीं नेशनलिज्म की भावना दिखाते,
वो लोग पोएट्री से, डांस से, सिंगिंग से, इन चीज़ों से भी अपनी नेशनलिज्म की भावना को शो करते हैं, अपने सेंटिमेंट से, इमोशन से। उसी को हम रोमांटिसिज्म कहते हैं। तो इसको हमें बताना है कि इसने कैसे नेशनलिस्ट लोगों के मन में एक नेशनलिज्म की भावना जगाई थी। तो देखते हैं आंसर। रोमांटिसिज्म को रिफर किया जाता है, एक कल्चरल मूवमेंट ही होता है ये, जो अपने कल्चर से लोगों को जागरूक करते हैं, जिसके अंदर टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनल सेंटिमेंट इन द फॉलोइंग वे। ये कैसे सेंटिमेंट्स को जगाता है, इसके कुछ वेज हैं, वो देख लेते हैं। जो रोमांटिक आर्टिस्ट होते हैं, ठीक है, या फिर पोएट होते हैं, वो जनरली क्रिटिसाइज करते हैं ग्लोरिफिकेशन ऑफ साइंस एंड रीजन। मतलब वो हम बोले कि भाई कोई भी रीजन देना हो या कोई भी साइंटिफिक चीज़ हो तो इनको क्रिटिसाइज करते हैं। ये बोलते हैं कि भाई फीलिंग्स नाम की तो कुछ चीज़ होती है, हमेशा क्या लॉजिक में जा रहे हो, ठीक है। ये फोकस करते हैं इमोशंस पे, इंट्यूशन पे, कि आपके इनर से, अंदर से क्या जवाब आ रहा है, क्या आंसर आ रहा है, क्या फीलिंग आ रही है उस पे। एंड मिस्टिकल फीलिंग, आपके अंदर की जो आंदरूनिक भावनाएं रहती हैं उस पर ये फोकस करते हैं। इनका एफर्ट होता है कि एक ऐसा सेंस को क्रिएट किया जाए जो कि शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज, आप जिसको शेयर कर सको। मतलब आप जैसे हमारा इंडिया है, हमारे इंडिया का एक कल्चर है, हमारे इंडिया का एक हेरिटेज है, तो वो एक शेयर्ड हो गया कि हम और आप मिलके हमारा कल्चर, हमारा वो हेरिटेज है, उसको हम आगे लेके चले। तो ये लोग उसी शेयर्ड हेरिटेज की फीलिंग को, कलेक्टिव फीलिंग को आगे बढ़ाते हैं। एक कॉमन कल्चर जो पास्ट से फॉलो करते आ रहे हैं उसको आगे बढ़ाते हैं और उसी बेसिस पे चाहते हैं कि नेशन बिल्ड हो। और उनका मानना है कि अगर फीलिंग्स के बेसिस पे नेशन बिल्ड होगा ना तो काफ़ी स्ट्रांग होगा। कुछ जर्मन रोमांटिक्स आर्टिस्ट थे, उनका नाम था जोहान गॉटफ्राइड हर्डर। उनका मानना था कि जो फोक सॉन्ग्स होते हैं, जो लोक कथाएं, लोक गीत होते हैं, उनके बारे में बात हो रही है। फोक पोएट्री होती है, फोक डांस होता है, जैसे हमारे यहाँ पे हम काफ़ी अलग अलग तरीके के डांस करते हैं, भरतनाट्यम, कथक, ठीक है। यही स्पिरिट होते हैं नेशन की। अब जैसे कभी मान लो आप कहीं विदेश में हो, फॉरेन में हो, और आपको हिंदी बोलनी आती है और एकदम से कोई आपको हिंदी बोलने वाला दिखेगा तो कैसे आप उसको देखोगे, अरे अरे ये फॉरेन में कौन है ऐसा कि जो हिंदी बोलता हुआ दिखा, तो आप एक कनेक्ट करोगे ना। तो उनका मानना था कि जो गाने और ये जो डांस वगैरह होता है अपने देश का, वो लोगों को बाइंड करता है, इमोशंस को बाइंड करता है, ठीक है। एंड ही क्लेम, उनका मानना था जोहान गॉटफ्राइड हर्डर का, कि ट्रू जर्मन कल्चर वॉज टू बी डिस्कवर्ड अमंग द कॉमन पीपल। और उनका मानना था कि आपको अगर अगर आपको कल्चर देखना है ना तो आपको कॉमन पीपल के बीच में मिलेगा। मतलब जैसे हमारे इंडिया का अगर आपको कल्चर देखना है तो आप अंबानी के घर में जाओगे तो इतना नहीं आपको मिलेगा, लेकिन आप अगर बनारस की गलियों में, मथुरा की गलियों में घूमोगे ना तो वहाँ पे आपको ज़्यादा फीलिंग्स मिलेंगी, वहाँ पे आपको कॉमन लोग मिलेंगे कि कैसे रहते हैं वो लोग, और वहीं से आपको देश के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। यही कहना था जर्मन के रोमांटिक आर्टिस्ट जो थे उनका, जिनका नाम जोहान गॉटफ्राइड हर्डर था। एंड इन्होंने बोला आप जर्मन की गलियों में कॉमन लोगों के बीच में घूमो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द डिकेड ऑफ 1830 हैड ब्रॉड ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप। 1830 से ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप स्टार्ट हो गई थी, जिसमें फाइनेंशियली हर देश की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। यहाँ पे हम यूरोप की बात कर रहे हैं, इसको हमें कुछ आर्ग्यूमेंट के साथ बताना है। तो स्टार्ट करते हैं। जो 1830 का टाइम था वहाँ पे एक ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप और क्राइसिस स्टार्ट हो गए थे यूरोप के अंदर। कुछ वेज हैं। देयर वर एनॉर्मस इंक्रीज, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी पॉपुलेशन पूरे यूरोप के अंदर, और जब लोग बढ़ेंगे तो जॉब्स की कमी आएगी, तो उससे क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी और लोगों के बीच में ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई थी। नेक्स्ट था माइग्रेशन, मतलब मूवमेंट हो रहा था लोगों का, गाँव के लोग शहर में जा रहे थे काम की तलाश में, तो रूरल पीपल का माइग्रेशन हो रहा था सिटीज़ में। इसने भी सिचुएशन को और ख़राब कर दिया था क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही थी, और ज़्यादा जॉब्स की कमी आ रही थी, और ज़्यादा खाने की कमी आ रही थी, रहने की कमी आ रही थी, ठीक है। जो स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स थे, जो छोटे छोटे चीज़ें बनाते थे, प्रोड्यूस करते थे टाउन्स के अंदर, उनको भी बहुत कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था, ठीक है, फ्रॉम रूरल एरियाज वेयर प्रोडक्शन वॉज कैरिड आउट मेनली इन होम्स और स्मॉल वर्कशॉप। These products imported from rural areas were obviously cheaper than the town-made product. जो सिटी में रहने वाले स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स थे उनको दिक्कतें हो रही थी। क्यों हो रही थी? क्योंकि गांव के लोग जो चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे थे वो शहर में बेचने के लिए भेजते थे, तो वो चीज़ें ज़्यादा सस्ती होती थी कंपेरेटिवली टू टाउन वाली चीज़ें, तो उनको भी प्रॉब्लम हो रही थी। तो पॉपुलेशन बढ़ रही थी तो क्या हुआ, खाने की प्राइस भी, खाने की डिमांड भी तो बढ़ेगी। अब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ेगी तो उसकी प्राइजेस भी बढ़ेंगी,
है ना। तो फूड की डिमांड इंक्रीज हो गई थी, तो इसकी वजह से फूड की प्राइस इंक्रीज हुई, और प्राइस इंक्रीज हुई तो भाई क्या हुआ, प्राइस इंक्रीज के साथ साथ जो फसल थी ना वो भी खराब हो गई, बैड हार्वेस्ट हुआ, और उसने और ज्यादा पूरी कंट्री के अंदर दिक्कत खड़ी कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लॉन्ग आंसर टाइप पे। डिस्क्राइब द एक्सप्लोसिव कंडीशन प्रिवेल्ड इन बल्कन आफ्टर द 1871 इन यूरोप। यूरोप में बल्कन एक जगह है, वहां पे 1871 के बाद की क्या कंडीशन थी हम वो देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं। बल्कन वॉज अ रीजन ऑफ जोग्राफिकली एंड एथनिक वेरिएशन कॉम्प्राइजिंग, मतलब वहां पे जोग्राफिकली काफी वेरिएशन थी, मतलब बल्कन में कुछ जगह ऐसी थी जो पानी के पास थी, कुछ ऐसी थी जो जिसमें थोड़े बहुत माउंटेन एरिया था, कुछ जगह ऐसी थी जो मिनरल रिच थी, मतलब जोग्राफिकली बहुत डिफरेंट था बल्कन, अगर आप इसका मैप भी देखते हो तो। ठीक है, ये था जोग्राफिकल वेरिएशन। एथनिक वेरिएशन की अब अलग अलग जगह थी, तो वहां के लोगों के बहुत ही अलग अलग कल्चर वो लोग फॉलो करते थे, अपने अपने कल्चर अपने अपने लैंग्वेजेस को फॉलो करते थे, फिर भी वो साथ में ही रहते थे। तो जो आज के मॉडर्न डे के आज के हमारे जो भी ये नाम लिख रहे हैं जगहों के, ये उस टाइम का बल्कन बनाते थे। ठीक है, जैसे रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बेनिया, ग्रीस एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारे नेम है, इसमें से आप 3-4 याद करके एक्सेट्रा लिख सकते हैं। अब ये सारे जगह मिलाकर बल्कन को उस टाइम पे फॉर्म करते थे। यहाँ के जो इनहेबिटेंट थे, मतलब जो लोग रहते थे यहाँ पे, उनको स्लाव्स बोला जाता था। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं हम। एक लार्ज पार्ट था बल्कन का, वो किसके कंट्रोल में था, ऑटोमन एम्पायर के। ऑटोमन एम्पायर आपको भी पता है कि मुस्लिम रूलर हुआ करते थे, इसमें मुस्लिम लोग थे वही लीड करते थे ऑटोमन एम्पायर को, और बल्कन का एक लार्ज पार्ट इनके पास ही था। तो अब आइडियाज ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म, मतलब वही फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स, ठीक है, जो उसके आइडियाज थे बल्कन के अंदर, वो स्प्रेड होने स्टार्ट हुए विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, क्योंकि वो ऑटोमन एम्पायर के जो अंडर रह रहे थे उससे छुटकारा चाहते थे। ठीक है, अब ये तो था इस्लाम, अब ये चाहेंगे बल्कन के लोग भी इस्लाम फॉलो करें, लेकिन उनके तो अपने अपने कल्चर हुआ करते थे, तो वो फॉलो करना चाहेंगे ना। मेड दिस रीजन वेरी एक्सप्लोसिव, और लोग क्योंकि अपने कल्चर को फॉलो करना चाहते थे, इस्लाम को नहीं, तो वहां के लोगों के अंदर रोमांटिक नेशनलिज्म की फीलिंग बढ़ना स्टार्ट हुई। ऑल थ्रू द 19th सेंचुरी के अंदर ऑटोमन एम्पायर हैड सॉट टू स्ट्रेंथन इटसेल्फ थ्रू मॉडर्नाइजेशन एंड इंटरनल रिफॉर्म। अब ऑटोमन एम्पायर 19th सेंचुरी तक आते आते ऐसा हो गया था कि भाई वो चाहता था कि वो अब मॉडर्नाइजेशन लेके आए, ठीक है, नई चीजें इंट्रोड्यूस करे, ठीक है, और कुछ इंटरनल चेंजेस भी वो चाहता था, लेकिन विद वेरी लिटिल सक्सेस, वन बाय वन इट्स यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनलिस्ट्स ब्रोक अवे फ्रॉम इट्स कंट्रोल एंड डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस। लेकिन जैसे जैसे रोमांटिक नेशनलिज्म स्प्रेड हुआ, लोगों ने अपने डांस करने स्टार्ट करे, अपनी लैंग्वेजेस बोलनी स्टार्ट करी, स्ट्रगल करना स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे जाके ऑटोमन एम्पायर चाहता तो था कि वो यूरोप पे ही कंट्रोल कर ले, लेकिन इसके जो ऑटोमन एम्पायर से लोग, जो कंट्रीज थी, स्टेट थे, वो हटते गए, धीरे 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 जीतते गए एंड अपना अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करवाते गए। आगे बढ़ते हैं। लास्ट था कि जो बल्कन के लोग थे, बेस देयर क्लेम्स फॉर इंडिपेंडेंस और पॉलिटिकल राइट, वो चाहते थे कि उनको आज़ादी मिले और उनको उनके पॉलिटिकल राइट्स मिले, and use history to prove that they had been independent but had subsequently are subjugated by foreign power. Hence, the rebellious nationalists in Balkan thought to their struggles as attempt to win back the long lost independence. तो बल्कन के लोगों का मानना था कि हम पे पहले भी लोगों ने राज करने की कोशिश की है और हमने इंडिपेंडेंस ली है, तो हम वो इंडिपेंडेंस वापस ले सकते हैं, हम किसी के अंडर नहीं आते हैं। ठीक है, तो बल्कन्स ने बोला कि जो हमारा पुराना छूटा हुआ इंडिपेंडेंस है, हम उसको वापस लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेपोलियन हैज डिस्ट्रॉयड द डेमोक्रेसी इन फ्रांस। फ्रांस के अंदर नेपोलियन ने डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया था, बट एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड he had incorporated revolutionary principle in order to make the whole system more rational and efficient. तो उसने डेमोक्रेसी को तो खत्म कर दिया था वहां पे धीरे धीरे, लेकिन नेपोलियन ने बहुत सारे अच्छे काम करे थे, स्पेशली एडमिनिस्ट्रेशन में, मतलब लोगों को गवर्न करने में। ठीक है, जिसने जो पूरा सिस्टम था उसको और एफिशिएंट और अच्छा बना दिया था, तो इसके बारे में हमें बताना है इस क्वेश्चन में। स्टार्ट करते हैं। नेपोलियन रूलर बन गया था फ्रांस का 2 दिसंबर 1804 को। उसने
वहां की मोनार्कियल पॉलिटिकल सिस्टम स्टैब्लिश कर लिया था, मतलब खुद को डिक्टेटर बना लिया था कि मैं ही राजा हूं, मैं ही भगवान हूं तुम्हारा। ही वॉज वरिड बाय द डेमोक्रेटिक फोर्सेस अनलिश्ड बाय द रेवोल्यूशन। जो डेमोक्रेसी के लिए लोग हंगामा कर रहे थे उससे वो थोड़ा सा डरा जरूर था, बट उसी टाइम पर ही डिड नॉट इग्नोर देम एंटायरली, और वो डरा था और उसी टाइम पर, इसीलिए वो पूरी तरीके से उसको डर था, लेकिन वो उसको इग्नोर भी नहीं कर रहा था, उसको था कि ठीक है ये कर रहे हैं मैं अपना काम करूंगा। तो उसने कुछ चेंजेस, रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, जिससे कि लोगों को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए जो सिस्टम था नेपोलियन ने उसको चेंज किया, जो कि काफी अच्छा चेंज था। ही ट्राई टू मेक होल सिस्टम मोर रैशनल। उसने उस सिस्टम को बहुत ज्यादा लोगों के लिए, सब लोगों के लिए सेम एंड इफेक्टिव बनाया कि सब लोग इससे खुश रहे। टू अचीव दिस गोल, इस गोल को अचीव करने के लिए उसने कुछ स्टेप लिए। वो क्या थे? उसने सिविल कोड ऑफ 1804 इंट्रोड्यूस करा। इस वजह से विच डिड अवे ऑल प्रिविलेजेस, जिससे लोगों को बाय बर्थ, तब क्या होते थे नोबल और क्लर्गी लोग होते थे जो राजा महाराजा के परिवार वाले, चर्च वाले, उनको क्या होता था बाय बर्थ प्रिविलेजेस मिल जाते थे। तो उसने सिविल कोड 1804 से ही सारे जो प्रिविलेजेस बाय बर्थ मिलते थे इनको हटा दिया। उसने इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब सब इक्वल है, फर्स्ट स्टेट के लोग, सेकंड स्टेट के लोग, थर्ड स्टेट के लोग जो कि कॉमन पीपल थे, सब इक्वल है अब लॉ के आगे। उसने इंट्रोड्यूस करा। उसने राइट टू प्रॉपर्टी का रूल लेकर आया कि भाई जिसकी जो प्रॉपर्टी है वो वही रहेगी, प्राइवेट प्रॉपर्टी, और जिसकी प्रॉपर्टी नहीं है उसे छीन कर पीजेंट्स में डिवाइड कर दी जाएगी। उसने एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को सिंपल किया, इफेक्टिव किया, अबॉलिश कर दिया फ्यूडल सिस्टम को, टैक्स सिस्टम को। उसने पीजेंट्स को बेगार से फ्री करा, एंड उसने मिनोरियल ड्यूज, उनके ड्यूज चले आते थे लैंड के ऊपर, उनको माफ कर दिया था। ठीक है। उसने गिल्ड रिस्ट्रिक्शन हटा दिए थे, मतलब जो ट्रेड के ऊपर ट्रेड बैरियर वगैरह लगते थे, जो मोनोपोली थी ट्रेड के ऊपर, उसको खत्म कर दी थी। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को बहुत अच्छा कर दिया था जिससे कि ट्रेड अच्छा हो और इकोनॉमी इंप्रूव हो। उसने वेट एंड मेजर्स को स्टैंडर्डाइज कर दिया था, मतलब अब वेट एंड मेजर्स सब जगहों पे सेम रहेंगे, अलग अलग नहीं रहेंगे, जिससे लेन देन ईजी हो गया था। उसने एक करेंसी इंट्रोड्यूस कर दी थी ताकि अब हर जगह सिर्फ एक वो फ्रांस करेंसी से ही काम चल जाएगा। इस नई पॉलिसीज के साथ जो बाकी के लोग थे, पीजेंट, आर्टिशन एक्सेट्रा, वो काफी खुश थे, अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर रहे थे। और इससे ये कंक्लूड किया जाता है कि नेपोलियन ने डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय तो करा, बट उसने काफी इफेक्टिव मेजर भी लेकर आया जिससे लोग काफी खुश थे, जो बाद में भी फॉलो करते रहे नेपोलियन के हटने के बाद भी। नेक्स्ट आता है केस बेस्ड क्वेश्चन। ये केस हमें पढ़ना है। What we know today is Germany, जो आज हम जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड को जानते हैं, वर डिवाइडेड इनटू किंगडम। किंगडम तब की राजा महाराजाओं के रूल की वजह से उनको किंगडम, डचीज, कैंटोन्स में डिवाइड कर दिया गया था। हुज रूलर हैड देयर ऑटोनॉमस टेरिटरी, और वहां के रूलर के पास अपनी अपनी टेरिटरीज होती थी जिन पे वो राज करते थे। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्की। ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप राजाओं के अंदर था। विद इन द टेरिटरी विच लिव्ड डाइवर्स पीपल, और वहाँ पे अलग अलग कल्चर को फॉलो करने वाले लोग रहते थे। दे डिड नॉट सी देमसेल्व्स एज शेयरिंग अ कलेक्टिव आइडेंटिटी। वो लोगों के पास अलग अलग कल्चर थे, कोई सेम आइडेंटिटी नहीं थी, सेम कल्चर नहीं था, और इवन डिफरेंट लैंग्वेजेस भी बोलते थे, और वो अलग अलग कल्चर ग्रुप से भी बिलोंग करते थे। तो जो द हैब्सबर्ग एम्पायर दैट रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी, ये हमने अभी एमसीक्यू में भी देखा था कि हैब्सबर्ग एम्पायर ऑस्ट्रिया हंगरी को रूल कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल वॉज अ पैचवर्क ऑफ मैनी डिफरेंट रीजन। जो ये ऑस्ट्रिया हंगरी थी इसके अंदर भी अलग अलग रीजन के लोग थे, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले, अलग अलग कल्चर को फॉलो करने वाले। इट इंक्लूडेड द अल्पाइन रीजन, the Tyrol, Austria and the Sutherland as well as Bohemia, where the aristocracy were predominantly German speaking लोग। इन एरिया में जो लोग थे वो ज़्यादातर मेजॉरिटी जो थी जर्मन लोगों की थी। It also included the Italian speaking people of Lombardy and Venetia। यहाँ पे जो हमारे पास इटालियन बोलने वाले भी लोग थे। मतलब इससे ये बताया जा रहा है कि पैचवर्क होता था जिसके अंदर 2-3 नेशन साथ में आ जाते थे जिनके कल्चर एंड लैंग्वेजेस अलग होते थे, बट वो एक साथ ही रहते थे। फिर हंगरी के अंदर जो आधी पॉपुलेशन थी वो magyar लैंग्वेज बोलती थी, बाकी आधी जो थी वो डायलेक्ट्स, मतलब अपनी अपनी अलग अलग लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज हुआ करती थी उनकी। ठीक है। गलेशिया के अंदर एरिस्टोक्रेसी स्पोक पॉलिश। जो वहाँ के एलाइट लोग थे, हाईफाई लोग थे, राजा महाराजाओं के जो फैमिली से बिलोंग करने वाले थे, वो पॉलिश बोलते थे, पोलैंड की लैंग्वेज। बिसाइड इसके अलावा 3 डोमिनेंट ग्रुप और हुआ करते थे जो वहाँ रहते थे, बाउंड्री जो एम्पायर की बाउंड्री थी वहाँ रहते थे।
A mass of subject, Pisan people, Bohemians and Slovaks to the north and Slovens in Carniola crossed to the south and Romans to the east in Transylvania. अब ये क्या बताया जा रहा है, ये बस इसमें ये बताया जा रहा है आपको कि बाउंड्रीज पे अलग अलग लोग हुआ करते थे, रीजन्स के अंदर अलग अलग लोग हुआ करते थे, लोग अलग मतलब उनके कल्चर और लैंग्वेज अलग अलग हुआ करती थी। इतने डिफरेंसेस थे इनके ऑलरेडी, लेकिन ये यहाँ के पास पॉलिटिकल यूनिटी को प्रमोट करना कैसे इजी हो सकता है, एक इकट्ठा लाना कैसे इजी हो सकता है। तो इन सबको ये बाइंड थे, फिर भी तो इन सबको बाइंड करने का रीजन क्या था, जो वहां पे जो एक कॉमन एम्परर होता था, वो जो राजा होता था, वो इन सबको बांध के रखता था। आगे बढ़ते हैं, इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। वाई वर जर्मनी इन इटली एंड स्विट्जरलैंड नॉट नेशन स्टेट, नेशन स्टेट नहीं था वो टिल मिड 18th सेंचुरी। क्यों नहीं था नेशन स्टेट, क्यों नहीं था उनके पास रिपब्लिक या अपना कॉन्स्टिट्यूशन। तो जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड वर नॉट नेशन स्टेट टिल मिड 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी के बीच तक। एज दे वर डिवाइडेड, क्यों, क्योंकि वो किंगडम्स में डिवाइडेड थे, डचेस में डिवाइडेड थे, कैंटोन्स में डिवाइडेड थे, जिनके रूलर्स जो थे, जिनके लीडर्स जो थे, वो अपनी अपनी टेरिटरीज पे राज करते थे। अब हमने पढ़ा है नेशन स्टेट क्या होता है, जहाँ पे गवर्नमेंट होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, लोगों के पास राइट्स होता है, लेकिन यहाँ तो रूलर्स एम्परर्स थे, तो ये कैसे नेशन स्टेट हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Were there any nation state in Europe till mid 18th century and how? क्या कुछ नेशन स्टेट थे? अभी हमने देखा है कि 18th सेंचुरी तक लास्ट क्वेश्चन के अंदर वहाँ पे नेशन स्टेट की बिल्डिंग नहीं हुई थी, तो हम कैसे बोल सकते हैं, तो इसका आंसर है नहीं, कोई भी नेशन स्टेट नहीं थे मिड 18th सेंचुरी तक। जो कैसे नहीं थे वो देख लेते हैं। जो ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप था, वहाँ पे मोनार्कीज का राज था, राजाओं का राज हुआ करता था, वहाँ पे अलग अलग कल्चर और ग्रुप को लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते थे, और उनको राजा किंगडम्स के बेसिस पर डिवाइड करके उन पर रूल करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द हैब्सबर्ग एम्पायर। हैब्सबर्ग एम्पायर क्या थी? हैब्सबर्ग एम्पायर हमें भी पता है कि ऑस्ट्रिया हंगरी पे राज करती थी, और ये एक पैच वर्क था, एक साथ में मिले थे कि ठीक है हम लोग एक हमारे मतलब लाइक इस एम्पायर ने 2-3 नेशन को अपने अंदर ले लिया था। ठीक है, अपने राज के अंदर ले लिया था, हम उसको ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, इट इंक्लूडेड, कहाँ कौन कौन इंक्लूड थे इनके पैच वर्क के अंदर? अल्पाइन रीजन के लोग, ठीक है, सुदर्लैंड के लोग और बोहेमिया लोग। इट ऑल्सो इंक्लूडेड प्रोविंसेस ऑफ लोम्बार्डी एंड वेनेशिया, और ये 2 प्रोविंसेस भी इनमें इंक्लूडेड थी। प्रोविंसेस क्या होता है? जिनके ऊपर कॉलोनियल रूल होता है, मतलब डिफरेंट पावर का रूल होता है। इसको भी हैब्सबर्ग एम्पायर ने अपने राज के अंदर ले लिया था। यहाँ होता है हमारा चैप्टर कंप्लीट। आई होप यू गाइज लाइक इट। थैंक यू सो मच।